नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। मेरे साथ है यहां पर सुरभि समीर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है एसआईआर से जुड़ी हुई। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से नाराज हैं। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में मतुआ समुदाय के बीच रैली की और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मुझसे लड़ नहीं सकती, अगर मुझ पर हमला हुआ तो पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। ये ममता बनर्जी के मार्च की तस्वीरें हैं जिन्होंने एसआईआर के खिलाफ निकाली हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आरोप लगाया उन्होंने कि बीजेपी अपने दफ्तर में लिस्ट फिक्स कर रही है और चुनाव से पहले पैसे बांटने की कोशिश होगी। ওদের কাছে একটা কোশ্চেন করি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ওখানেও খুশবইটিয়া আছে, তাহলে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। রাজস্থান, আসামের ব্যাপারে বলছেন এনআরসি মানে এ হবে না, এসআইআর হবে না। চারটে ইলেকশন বাউন্ড স্টেট আছে, বাংলায় হবে, কারণ আপনাকে জোর করে বাংলা দখল নিতে হবে, মানুষ তো আপনাকে দেবে না। তাহলে কি করতে হবে? রক্তচক্ষু দেখাতে হবে। আপনি রক্তচক্ষু দেখান, আমাদের যায় আসে না। এ মাটি সংগ্রামের মাটি, বীরেদের মাটি, স্বাধীনতার মাটি, নবজাগরণের মাটি, জয় বাংলার মাটি। এই মাটি আপনাদের রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না। और रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त कोलकाता से, उनके पास चलते हैं। रवि, ममता बनर्जी के जो यहाँ पर जिस तरह का उनका रुख है वो साफ बता रहा है कि वो एसआईआर के मुद्दे पर सीधे केंद्र सरकार से, चुनाव आयोग से, कहीं बीजेपी से हेड ऑन लेने वाली हैं। आज जो उन्होंने मार्च निकाला है, इसके बाद वहां पर क्या अपडेट है? क्या इस एसआईआर के उनकी इस खिलाफत का क्या असर दिख रहा है? देखिए, ममता बनर्जी ने आज बहुत गुरुत्वपूर्ण एक बात की। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के ऊपर आप कोई हाथ उठाने की कोशिश की या तो ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो पूरा मैं देश हिला दूंगा। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे मैं पूरा देश के सफर में निकलूंगा, लोगों को बताऊंगा आप क्या कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी की ये जो रवैया है एसआईआर को लेके, ये साफ साफ ये कह रहा है कि मतुआ कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पे 30 लाख से ज्यादा लोग हैं। इस समय पे एसआईआर के इस समय पे जब लोग वोटर्स बात जाने की एक बहुत बड़ी चिंता है, वहाँ मतुआ कम्युनिटी का जो वोट बैंक है वो तृणमूल के लिए मुसलमान वोट बैंक छोड़ के एक बहुत बड़ी वोट बैंक है और ममता बनर्जी उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का काफी समय बाकी है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो डर है एसआईआर को लेके और बीजेपी जो अलग अलग कैंप करके सीए का कार्ड बांट रहे हैं, ममता बनर्जी उसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने कहा सीए के कार्ड के नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ी स्कैम चल रही है। जो नेता है शांतनु ठाकुर का नाम ना कहते हुए उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी एक पैसा का स्कैम चल रहा है जो कि शांतनु ठाकुर के खिलाफ है। और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये जो माहौल बीजेपी तैयार कर रहा है, जब तक तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में है, जब तक ममता बनर्जी है, एक भी नाम हम बात जाने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारियों के लिए। तो ममता बनर्जी सीधे सीधे बीजेपी को घेरती हुई, एजेंसीज को घेरती हुई कहती हुई कि वो नींव हिला देंगी बीजेपी के अगर कुछ भी उन्होंने एसआईआर के जरिए उनके खिलाफ करने की कोशिश की। और आगे बढ़ेंगे। गुरु तेग बहादुर की 350वें शहादत दिवस पर प्रधानमंत्री का नमन। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को नमन किया। पीएम मोदी ने विशेष प्रदर्शनी भी देखी। कुरुक्षेत्र में ही गुरु ग्रंथ साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी नमन करते हुए और साथ ही इस विशेष मौके पर एक विशेष प्रदर्शनी भी उन्होंने देखी। गुरु तेग बहादुर का 350वां और कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 350वें शहादत दिवस का ये मौका, जहां खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। 3 तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने हैं। पहली, जहां गुरु ग्रंथ साहब को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तस्वीर उस विशेष प्रदर्शनी की जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर देखा और उनको इस बारे में ये जानकारियां भी दी गई। और प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री की ये तीसरी तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि इस बीच महाभारत केंद्र में पीएम मोदी की ये तस्वीर भी आपके सामने। और जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। उन्होंने SC/ST एक्ट और आरक्षण पर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के इस विवादित बयान पर अब सियासी घमासान मचा है।
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ये देश सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से चलेगा। अम्बेडकर हमारे पहले ही कह चुके हैं। इससे पहले जगतगुरु रामभद्राचार्य ने SC/ST एक्ट खत्म करने को लेकर बात कही थी। उधर बिहार के मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जाति व्यवस्था और वर्ण के आधार पर समाज के विभाजन ने इस देश को कमजोर किया है, तो कांग्रेस ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर सवाल उठाए। मैं रामभद्राचार्य जी की इस बातों का समर्थन करता हूं। जो जाति व्यवस्था एक लंबे समय तक ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस देश को कमजोर करने में एक अहम भूमिका रहा है, तो इस जाति व्यवस्था का रहा है। और यदि आप देख सकते हैं, देश के हर एक महान व्यक्ति किसी न किसी जाति के कोख से ही पैदा होते हैं, लेकिन कर्तव्य के आधार पर यदि महान बनते हैं तो पूरा देश के हो जाते हैं। यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलित परिवार में जन्म लिए, लेकिन उन्होंने जब देश को संविधान दिया, आज पूरे देश को है, केवल दलित समाज को नहीं। देखिए, ऐसा है कि हमारा देश संविधान से चलता है, न कुरान से चलता है, न वेद से चलता है, न बाइबल से चलता है, न गुरु ग्रंथ से चलता है। हमारे देश में एक संविधान एग्जिस्ट करता है, अभी तक तो एग्जिस्ट करता है। और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के एक IAS अधिकारी ने ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने माफी मांगी है। बयान पर ब्राह्मण समाज में काफी गुस्सा है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। ब्राह्मण समाज के बेटियों को लेकर दिए गए बयान पर सीनियर IAS अधिकारी संतोष वर्मा ने माफी मांगी है। मेरा किसी भी समाज के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और न ही मैं किसी समाज विशेष को ठेस पहुंचाना चाहता था। मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। IAS अधिकारी संतोष वर्मा के बयान पर ब्राह्मण समाज में काफी गुस्सा है। उन्होंने पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है, पूरा संगठन, पूरा समाज क्रोध के भाव में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। और अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट से हिरासत में हिंसा मौत सिस्टम के लिए धब्बा है, ये कहा है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। हिरासत में मौत देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। थानों में CCTV पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम टिप्पणी सामने आई है। केंद्र इस मामले को हल्के में क्यों ले रहा है? 3 हफ्ते में केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करेगी, ये आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, काफी सख्त रुख नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में। बिल्कुल समीर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सभी राज्य और केंद्र सरकार इस मामले पर अपनी राय और स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सौंप दें। लेकिन उसके बावजूद आज आलम यह था कि केंद्र सरकार की ओर से ही जवाब नहीं दाखिल किया गया और तब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि जो सचिव हैं और मुख्य सचिव हैं उनको भी हम तलब कर सकते हैं 3 हफ्ते बाद, अगर राज्यों की तरफ से और केंद्र की तरफ से जवाब नहीं दाखिल किया जाता है। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि लगातार हिरासत में हिंसा हो रही है और मौत हो रही है, ये व्यवस्था पर एक धब्बा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है और राज्यों और केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगली बार की सुनवाई से पहले हर हाल में जवाब दाखिल कर दिए जाने चाहिए, अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर लिया जाएगा। जी समीर, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हिरासत में हिंसा होती है, मौत अगर होती है तो ये पूरे सिस्टम पर धब्बे की तरह है जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। आज अयोध्या नगरी एक और ऐतिहासिक पल की गवाह बनी।
जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और धर्म ध्वज को नमन किया। अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्म ध्वजारोहण संपन्न हुआ, जिससे राम नगरी ही नहीं भगवान राम में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति उत्सव में डूब गया। ये ऐतिहासिक धर्म ध्वज लगभग 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। इस पर कोविदार वृक्ष, सूर्य वंश का प्रतीक और ओम अंकित है। इसे इलेक्ट्रिक सिस्टम से मंदिर के शीर्ष पर फहराया गया। करीब 7000 मेहमानों की मौजूदगी और भव्य दिव्य धार्मिक माहौल के बीच ऐतिहासिक धर्म ध्वज फहराया गया। इस आयोजन के साथ ही श्री राम मंदिर निर्माण का काम पूर्ण हो गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या वो भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। पीएम ने कहा, राम अयोध्या से गए तो युवराज राम थे, जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली धमाका केस में गिरफ्तार मुजम्मिल को लेकर एनआईए की टीम कल देर शाम फरीदाबाद पहुंची। जांच टीम मुजम्मिल को 4 अलग अलग लोकेशंस पर लेकर गई। दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। धौज और फतेहपुर तगा गांव में विस्फोटक रखने के अभियुक्त मुजम्मिल को लेकर एनआईए की टीम बीती रात फरीदाबाद पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच एनआईए की टीम और हरियाणा पुलिस 4 जगहों पर मुजम्मिल को लेकर गई और पहचान कराई। जांच टीम मुजम्मिल को अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल लेकर गई। इसके अलावा मुजम्मिल को शब्बीर के घर भी ले जाया गया। शब्बीर के घर से 4 दिन पहले एनआईए की टीम को ग्राइंडर और मिल्टिंग फर्नेस मिले थे। देर रात फरीदाबाद में एनआईए की टीम करीब 3.5 घंटे तक रही और उन जगहों की जांच की जहां से मुजम्मिल का संबंध रहा है। आपको बता दें कि मुजम्मिल के पास से ही पुलिस को विस्फोटक मिले थे। कुछ दिन पहले ही आटा चक्की भी मिली थी जिसमें मुजम्मिल खुद विस्फोटकों को पीसता था। जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट मामले में हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं। आतंक के इस मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचने में लगी हुई हैं और आतंकियों के इरादों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। और हरियाणा के नूह की रोहिंग्या बस्ती में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान 50 पुलिसकर्मियों की टीम ने हर घर की तलाशी ली और परिवार के हर सदस्य की पहचान की। फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास विस्फोटक मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं। आज सुबह से ही 50 सदस्यीय पुलिस टीम ने नूह के चंदेनी गांव की रोहिंग्या मुस्लिम बस्ती में एक व्यापक सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने घर घर जाकर लोगों के पहचान पत्र की जांच की। पुलिस की टीम बस्ती में रह रहे सदस्यों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं। उनके घरों में कहीं कोई बाहरी लोग तो नहीं रह रहे। तू ही है? सिंगल ही हो? पति कहाँ है? इब्राहिम सलमान। जांच के बाद पुलिस ने यहाँ रह रहे लोगों से कहा है कि अगर कोई अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत जानकारी दें। फरीदाबाद में मिले विस्फोटक के बाद से हरियाणा के कई जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। नूह पुलिस का ये अभियान भी इसी सुरक्षा प्रबंधन का हिस्सा है। तो कोई जो जिनके कार्ड बने हुए उनके अलावा तो कोई और लोग नहीं रह रहे हैं, तो इस तरह की हमारी चेकिंग चल रही है। तो सर अभी कुछ निकल के आया है चेकिंग के दौरान? नहीं, अभी हम जो चेक कर रहे हैं, जो हमारे पास लिस्ट है वही लोग रहने पाए गए हैं और फिलहाल चेकिंग जारी भी है। और खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने पति और ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन पति पीटर हॉक के खिलाफ अब घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। सेलिना जेटली ने मुंबई की एक अदालत में ये शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने पति को स्वार्थी बताया है।
जो पत्नी और तीनों बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता। जानकारी के मुताबिक 21 नवंबर 2025 को मुंबई की अंधेरी सीजीएम कोर्ट में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। सेलिना जेटली ने पीटर हॉक के कारण हुई आय की हानि के लिए 50 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा 10 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता और उनके 3 बच्चों की कस्टडी की भी मांग की है। सेलिना ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि हॉक उनके मुंबई आवास में न आए। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पीटर हॉक को नोटिस जारी किया है। सेलिना की ओर से कानून फर्म करंजवाला एंड कंपनी की टीम इस मामले की पैरवी कर रही है। आरोपों के मुताबिक पीटर की शराब की लत ने सेलिना को ऑस्ट्रिया से भारत भागने पर मजबूर कर दिया। वर्तमान में बच्चे पीटर के पास ऑस्ट्रिया में हैं। सेलिना और पीटर की 2011 में ऑस्ट्रिया में शादी हुई थी। मार्च 2012 में जुड़वा बेटे विंस्टन और विराज का जन्म हुआ। सितंबर 2017 में दूसरे जुड़वा बेटों आर्थर और शमशेर का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही शमशेर की मौत हो गई। और फिल्म स्टार श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को एंटी नारकोटिक्स विभाग ने पूछताछ के लिए बुलाया। सिद्धांत आज घाटकोपर दफ्तर पहुंचे। मुंबई में 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले की जांच और तेज हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई पर नारकोटिक्स विभाग का शिकंजा कस गया है। सिद्धांत कपूर एंटी नारकोटिक्स सेल की घाटकोपर यूनिट पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। सिद्धांत कपूर को अभियुक्त के बयानों में सामने आई जानकारियों की पुष्टि के लिए तलब किया गया था। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक कई अहम दावों और तथ्यों की जाँच की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धार्थ कपूर को फिलहाल आज मुंबई की घाटकोपर एंटी नारकोटिक सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया था कि 252 करोड़ रुपए का ये ड्रग्स का पूरा मामला है, जिसमें श्रद्धा कपूर का भी जो है जिक्र किया। उसके अलावा जिशान सिद्दीकी और कई ऐसे नामचीन जो शख्स हैं उनके नाम जो है सामने आए, जिसके बाद अब एंटी नारकोटिक सेल जो घाटकोपर की यूनिट है वो इनसे पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाएगी कि आखिर कैसे ये जो ड्रग्स का कारोबार होता था उसमें कैसे उनका नाम आया। उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जो ड्रग्स का सिंडिकेट था उसमें उनका नाम, उनकी बहन का नाम, क्योंकि श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी हैं, सिद्धार्थ कपूर उनके भाई हैं, तो कैसे इनका नाम आया है, इनके साथ कौन कौन लोग थे। और अब खबर बिहार से है। नीतीश की नई कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने, बंद सरकारी चीनी मिलें खोलने और निवेश आकर्षित करने को प्राथमिकता दी गई। नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में बिहार रिवाइवल प्लान पर बड़ा मंथन हुआ। इसमें 1 करोड़ रोजगार, बंद चीनी मिलें खोलने, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, स्टार्टअप सपोर्ट और औद्योगिक क्लस्टर्स की तैयारी तेज करने का फैसला लिया गया। जो थ्रस्ट है आज के कैबिनेट का, प्रथम कैबिनेट में, वो निश्चित रूप से उद्योग के क्षेत्र में तेजी से काम करना है। और उसी कड़ी में जो आज अंतिम एजेंडा, वो आप अवगत हैं, बिहार में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने की बात हुई है। गोल बहुत स्पष्ट है कि उद्योग के क्षेत्र में और रोजगार के अवसर को तेजी से हम लोगों को बढ़ावा देना है। कैबिनेट की बैठक में 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसी सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव और सरकार का विश्वास मत होगा। पंजाब के आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस समारोह में सीएम भगवंत मान ने कहा कि सिख गुरुओं का इतिहास कुर्बानियों का रहा है। कुर्बानियों की ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बड़ी दुनिया दे विच कुर्बानियां दी हिस्ट्री है। अपने अपने धर्म लिए बड़े कुर्बान होए, बड़े बड़े पैगंबर वली इस धरती ते आए, पर जो बलिदान दादा गुरु तेग बहादुर जी दे दादा जी गुरु अर्जन देव जी, पिताजी श्री गुरु हरगोबिंद जी, फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी, सरवंश पूरा, जो बलिदान इस पीढ़ी का कहूंगा, कई पीढ़ियां इकट्ठियां हो जांदियां दे च, जो बलिदान वो होया ओदी दुनिया च मिसाल नहीं मिलती जी। इसे करके नतमस्तक होना है अपने काम छड्ड के। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर मत्था टेका। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि हम सत्ता में पैसा कमाने नहीं, सेवा करने के लिए आए हैं।
उन्होंने कहा कि हमने हर धर्म हर जाति के लिए काम किया। हम सत्ता में पैसे कमाने नहीं आए, हमने पैसे नहीं कमाए, हमने पुण्य कमाया है। हमने बड़ी बड़ी कोठियां नहीं बनवाई, हमने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद कमाया है। बस यही कमाने आए हैं। हमारे लिए सत्ता सेवा का साधन है। हम सत्ता में आए हैं सेवा करने के लिए, और गुरु महाराज जी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें निमित्त बना के हमारे जरिए ये सेवा करने का मौका मिला। आज हमें बेहद खुशी है कि ये 350वां दिहाड़ा हमारी सरकार के दौरान हुआ और हमें ये आयोजन करने का मौका मिला। गुरुजी महाराज का संदेश था, सब बराबर हैं, चाहे कोई इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, चाहे ऊंची जात का हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, सब बराबर हैं। हमने भी अपने काम के अंदर सबको बराबर माना है। और पंजाब के अमृतसर में एनएसजी और पंजाब पुलिस ने एक मॉक ड्रिल की। ड्रिल के जरिए आतंकी हमले जैसी घटनाओं से निपटने की तैयारियों को परखा गया। एनएसजी के कमांडो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। एक बिल्डिंग में आतंकी छिपे थे। एनएसजी कमांडो बेहद सावधानी के साथ बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार टेंशन बढ़ती जा रही थी। तभी एनएसजी कमांडोज के साथ डॉग स्क्वाड दिखाई दिया। कुछ ही देर में कई ब्लैक कैट कमांडो भी आ गए। यहाँ अचानक हलचल बढ़ गई। तस्वीरें अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के बाहर की हैं। एनएसजी और पंजाब पुलिस की मॉक ड्रिल चल रही है। आतंकियों के खिलाफ डमी ऑपरेशन चलाया गया। तस्वीरों में हर तरफ अफरा तफरी दिख रही है। पंजाब पुलिस और एनएसजी के जवान अलर्ट हैं। हाथों में हथियार लिए जवान आतंकियों के डमी टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़क किनारे स्थानीय लोग खड़े हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक ये क्या हो रहा है। इस बीच आतंकियों के डमी ठिकाने को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर टारगेट को हासिल करने की प्रैक्टिस की गई। इस डमी ऑपरेशन में आतंकियों का खात्मा करने की रिहर्सल हुई। ये आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी है जो अमृतसर के संवेदनशील इलाकों में चलाई जा रही है। पंजाब के दूसरे शहरों में भी इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है, जो संभावित आतंकी खतरों से निपटने की तैयारी को और बेहतर बनाती है। गुजरात के भुज में बीएसएफ ने पहली बार स्काई डाइविंग का प्रदर्शन किया, जिसमें लैंडिंग बेहद खूबसूरत और सटीक थी। मौका था डायमंड जुबली समारोह का। इस दौरान बीएसएफ के बहादुर जवानों ने अपने शौर्य का शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात के भुज में बीएसएफ की एलीट स्काई डाइविंग टीम ने डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद रोमांचकारी थी। बीएसएफ के जवानों का जोश, शानदार जंप और परफेक्ट लैंडिंग, सब कुछ उनके शौर्य की कहानी कह रहा था। स्काई डाइवर्स ने भुज के बड़े इलाके में एक हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट से छलांग लगाई। जैसे ही वो नीचे उतरे, पैराशूट शानदार फॉर्मेशन में खुल गए। ये डिस्प्ले बीएसएफ की बढ़ती काबिलियत और मॉडर्न ट्रेनिंग प्रैक्टिस के प्रति उसके कमिटमेंट को दिखाता है। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। इसके बाद से ही वो भारत की जमीनी सीमाओं की सुरक्षा करने और इमरजेंसी और मानवीय चुनौतियों का सामना करने में अहम भूमिका निभा रही है। और धर्मनगरी वृंदावन में आज भगवान श्री बांके बिहारी महाराज का 482वां प्रकाट्योत्सव अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। उत्सव की शुरुआत ठाकुर जी की प्राकट्य स्थली निधिवन राज मंदिर परिसर में सुबह 4 बजे हुई। श्री बांके बिहारी जी का दिव्य महाभिषेक किया गया। ठाकुर जी को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और बूरा से स्नान कराया गया, जिसे अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इस अवसर पर मंदिर में हरिनाम संकीर्तन की गूंज सुनाई दी। वहीं शोभा यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति और उल्लास में डूबकर नृत्य, कीर्तन और बधाई गीत गाते हुए चल रहे थे। पूरा मार्ग ढोल नगाड़ों और जयकारों से गूंज उठा। बांके बिहारी मंदिर और निधिवन राज मंदिर को देश विदेश से मंगाए गए सुगंधित फूलों, दीपों और झालरों से दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरा मंदिर प्रांगण पीले रंग की आभा से दमक रहा है। बांके बिहारी जी के दर्शन करने और उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे हैं, जिससे धर्म नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। और दिल्ली में इंडिया गेट के पास आज नक्सली कमांडर हिडमा के विरोध और दिल्ली पुलिस के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे नक्सल सोच को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये जो प्रोटेस्ट है वो दरअसल सीधे तौर पर एक तरीके से दिल्ली पुलिस के पक्ष में और हिड़मा के खिलाफ है। ये बताइए आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस को सपोर्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है, नक्सलवादी विचारधारा वालों को उठाकर जेल में बंद करा है। मैं कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ लोगों को छोड़ा ना जाए। जो 1 करोड़ का नामी नक्सली आतंकवादी था, उसको अगर हमारी भारतीय सेना ने उसको मार दिया तो उसके बाद उसके सपोर्ट में यहाँ पर जेएनयू वाले आकर प्रोटेस्ट करते हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सबके हाथ में देखिए किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर्स हैं कि आजादी गैंग को आजादी दे दो, वी सपोर्ट दिल्ली पुलिस। हम किसी बुरे उद्देश्य से यहाँ नहीं आए, हम सिर्फ इस उद्देश्य से आए हैं कि हम यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जांपल सेट करें देश के युवाओं के लिए कि देश का युवा अभी सोया नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट है ये दरअसल दिल्ली पुलिस के पक्ष में है। जिस तरीके से पुलिस ने उस दिन कार्रवाई की, हिड़मा के पक्ष में जो नारेबाजी यहाँ पर कुछ लेफ्ट विंग के संगठनों के जो प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा लगाए गए थे, उसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया और ये जो अब पहुंचे हैं ये दिल्ली पुलिस के पक्ष में और हिड़मा जैसे नक्सली जो कि मुठभेड़ में मारा गया उसके विरोध में यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हुए हैं। यूपी के उन्नाव में बेकाबू कार ने 10 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया तो कार को भीड़ ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। संकरी सड़क पर बेकाबू रफ्तार कार खतरा बनकर दौड़ रही है। साइड से एक महिला गुजर रही है, तभी इस कार का संतुलन बिगड़ा और कार ने इस महिला को जोरदार टक्कर मार दी। महिला हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरी। इसके बाद ड्राइवर ने सभी हदों को पार कर दिया। ड्राइवर ने कार को और तेजी से दौड़ा दिया। इस बीच कार ने 10 लोगों को टक्कर मारी। सड़क हादसे की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है। इस वीडियो में देखिए कैसे तेज रफ्तार कार ने दूसरी तरफ से आ रही महिला को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला कई फीट ऊपर हवा में उछल गई। इसके बाद कार ड्राइवर ने और भी कई लोगों को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। हादसे के बाद अभियुक्त ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। बेकाबू कार की कहर से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। घटना के बाद कार अंबिकापुर में खड़ी मिली। इस हादसे से गुस्साई भीड़ ने अंबिकापुर में खड़ी कार को घेरकर तोड़ डाला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मृतकों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर रात के अंधेरे में ही कायराना हरकत की, जिसमें 9 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। पाकिस्तान ने हमले का ऐसा वक्त चुना जब सभी सो रहे थे। तालिबान प्रशासन ने डुरंड रेखा के पास कुनार, पत्तिका और खोस्त प्रांतों में हुए इन हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि पाकिस्तान का हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता का बर्बर उल्लंघन है। पाकिस्तानी हमले में अफगान नागरिकों के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने इस घटना पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन खबर है कि पेशावर में हुए फिदायीन हमले के जवाब में पाकिस्तान ने यह हमला किया है। वो हमले वाले ठिकानों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसके गुट जमात उल अहरार से जुड़े होने की बात मान रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हमले में 9 बच्चों और एक महिला की मौत ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर क्या पाकिस्तानी सेना बौखलाहट में आकर मासूमों और महिलाओं को टारगेट कर रही है। और भारतीय स्टेट बैंक ने अर्थव्यवस्था को स्थिरता और रफ्तार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। मौजूदा वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में स्टेट बैंक ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और उसका बाजार पूंजीकरण $100 अरब के पार चला गया। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। सितंबर में खत्म हुई तिमाही में स्टेट बैंक ने शानदार प्रदर्शन किया। त्योहारी सीजन के दौरान रिटेल पर जबरदस्त खर्च ने क्रेडिट ग्रोथ को मजबूत किया। इसके चलते देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने बाजार के अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण $100 अरब के पार चला गया। एसबीआई ने सितंबर 2025 तक 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार किया, जिसमें 44.20 लाख करोड़ का अग्रिम और 55.92 लाख करोड़ की जमा राशि शामिल है। बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज $228 अरब के मूल्यांकन के साथ सबसे आगे है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक $170 अरब के साथ दूसरे स्थान पर है। भारतीय एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईसीआईसीआई बैंक $100 अरब से अधिक मूल्यांकन वाली अन्य कंपनियां हैं। सितंबर 2025 में खत्म तिहाई में एसबीआई का शुद्ध मुनाफा 20,160 करोड़ रहा। पब्लिक सेक्टर बैंकों के मर्जर ने एसबीआई को फायदा पहुंचाया है। फिलहाल पीएसयू बैंकों की संख्या 26 से घटकर 12 रह गई है।